हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पार्ट लिखा है मैंने इंट्रोडक्शन का, यहाँ पर दो चीज़ देख रहे हो आप, लाइफ एंड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले लाइफ क्या होती है हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर देखें, अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट टिल नाउ हैविंग लाइफ। देयर आर बीइंग हु लिव, डाई एंड देन बिकम पार्ट ऑफ नेचर अगेन। मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो ये बताया है इसने यहाँ पे कि राइट नाउ जितने भी प्लैनेट की खोज की जा चुकी है उसमें से अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और यहाँ पर एक जो लास्ट पॉइंट देखा है आपने, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। ठीक है, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में किसी न किसी तरह का आपको मूवमेंट दिखाई देता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। प्लांट भी जो है वो ग्रोथ करते हैं, तो ग्रोथ करते हैं तो उनमें ग्रोथ के दौरान आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में तो ओवरऑल आपको होल लाइफ मूवमेंट देखने को मिलेंगे, चाहे वो वॉक कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी वो करते हैं, तो उससे उनका जो मूवमेंट है वो आपको शो होता है। ठीक है, अब यहाँ जो बात करते हैं कि चैप्टर का जो हेडिंग है वो है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द प्रोसेस which together performs the function of maintenance of life are called life process। लाइफ को मेंटेन करना मतलब कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग एक्टिविटीज़ हैं उन लिविंग एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना, और मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस हम काम में लेते हैं वो क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और स्लीपिंग। हमारा जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो 24/7 लगातार काम करती रहती है। चाहे आप जाग रहे हों, चाहे आप सो रहे हों, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे आप टॉकिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उस सब एक्टिविटी के दौरान आपका बॉडी लगातार काम करता रहता है। और उस केस में जो है उसको मेंटेन करने का जो प्रोसेस है वो भी लगातार जो है वो चलती रहती है। ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखे हम लोगों ने। न्यूट्रिशन के लिए हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिटिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बेसिकली, और एक्सक्रेशन के लिए एक्सक्रेशन सिस्टम होता है। इनके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हमारी बॉडी में लगातार चलती रहती है। न्यूट्रिशन जो है वो हमारे बॉडी की न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। रेस्पिरेशन जो है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ऑक्सीजन और जो मिनरल्स हमने बॉडी में इनटेक किए हैं बाय न्यूट्रिटिव सिस्टम, वो सारे हमारे बॉडी में ब्लड की हेल्प से सप्लाई होते हैं। और फाइनली जो बॉडी में वेस्ट बनता है वो वेस्ट एक्सक्रीशन सिस्टम की हेल्प से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारे जो है प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और लगातार इंसान के बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक सारी एक्टिविटीज़ लगातार बॉडी में चलती रहती है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल ओनली। ठीक है, यूनिसेलुलर आप जानते ही हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं, उनकी बॉडी के अंदर ये सारा जो प्रोसेस है वो सिंगल सेल की हेल्प से ही होता है। ठीक है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम्स आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेस। जब अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की या एनिमल बॉडी की, तो हमारी बॉडी में वेल डेवलप्ड सिस्टम्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये काम किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारे बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होता है, सेल। जब सेल कंबाइन होते हैं तो सेल से क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएंगे। ठीक है, टिश्यूज़ जो होते हैं उनसे क्या फॉर्म होता है, हम जानते हैं ऑर्गन। और फाइनली जो ऑर्गन है उनसे किसका फॉर्मेशन होता है, सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सेल से टिश्यू,
टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं और इन ऑर्गन सिस्टम्स की हेल्प से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये सारे जो सिस्टम हैं ये लगातार काम करते रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इस पर। नेक्स्ट टॉपिक्स में आता है न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पे, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिज्म। बॉडी में न्यूट्रिशन लेना और उन न्यूट्रिशन के जो एलिमेंट्स हैं या जो भी आपने न्यूट्रिशन बॉडी में लिया है उसको यूटिलाइज करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड देयर एब्जॉर्प्शन। जो भी आपने बॉडी में न्यूट्रिशंस इनटेक किए हैं उनको ब्रेक डाउन करना और उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करना, ये सारा काम भी न्यूट्रिशन प्रोसेस के दौरान ही होता है। अब न्यूट्रिशन मिलता किससे है, तो फूड प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। न्यूट्रिशन हमें मिलता है फूड से। ठीक है, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वेरिंग अमाउंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी। जो भी आप खाना खाते हो उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हमारे बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, आगे देखें। इन आवर बॉडी मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। एनर्जी इज नीडेड फॉर दैम। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी of the individual organism, so there must be a process of transfer, a source of energy from outside the body of the organism which we call food to inside, a process we commonly call nutrition। तो ये एक प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन हो गई कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है। ऐसे में हमको जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेना पड़ेगा, वो बाहर से लेना पड़ेगा, आउटसाइड से लेना पड़ेगा। और बाहर से अगर न्यूट्रिशन लेना है तो बाहर से न्यूट्रिशन को लेना, ठीक है, उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना और एब्जॉर्ब करने के बाद में मेंटेनेंस प्रोसेस को लगातार चलाए रखना या उसको जारी रखना। तो ये जो काम है, कंप्लीट जो वर्क है, ये कहलाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब कि बाहर से फूड को इनटेक करना, बॉडी में आने के बाद उसको स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना या ब्रेक करना, ब्रेक करने के बाद में जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स मिले हैं उनको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना ताकि बॉडी का जो मेंटेनेंस सिस्टम है वो लगातार अच्छे से काम कर सके। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, दीज आर द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर वर्क के लिए और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर है। बेसिकली 6 तरह के न्यूट्रिशन, देयर आर 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस आर देयर। 6 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। तो ये 6 जो है ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा और भी दूसरे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी को लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है। Our daily energy need may vary according to our occupation, age, sex and under some specific condition। अब हर पर्सन की जो है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, अलग अलग होती है और ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिपेंड करती है कि आप क्या काम करते हो। ठीक है, अगर कोई मजदूर है और फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है तो उस केस में उसको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, या फैट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा काम करते हैं, आपकी एज कितनी है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, और अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और किसकी रिक्वायरमेंट कम है। ठीक है, आगे देखें। तो देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस की बात करें, देयर आर सेवरल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो न्यूट्रिशंस के जो डिफरेंट मोड्स हैं उन मोड्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसमें सबसे पहला पार्ट जो पार्ट है वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऑटो प्लस ट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स फूड, मतलब कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, inorganic molecules like CO2, H2O are converted into organic molecules like carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll, example green plant।
तो ये जो प्रोसेस है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये प्रोसेस जो है वो आपको ग्रीन प्लांट में देखने को मिलती है। ग्रीन प्लांट जो है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना जो है फूड खुद फॉर्म करते हैं, और फूड को बनाने के लिए ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O को लेते हैं बॉडी में, और इनको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ठीक है, तो ये जो मोड है ये कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ ऑटोट्रॉप्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज, ऑटोट्रॉप्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इससे पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड दूसरे होते हैं कैमो ऑटोट्रॉप्स। जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं वो हैं जो कि सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। और कैमो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड फॉर्म करते हैं, और इसका एग्जांपल यहाँ पर बैक्टीरिया, कुछ प्लांट्स और फंजाई, ये जो है इसके एग्जांपल है कैमो ऑटोट्रॉप के। ओके, सेकंड टाइप इसमें आता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रो मीन्स क्या होता है डिफरेंट, ट्रॉपिक मीन्स फूड। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम सम अदर एनिमल और प्लांट। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी और पे डिपेंडेंट है, या कोई दूसरा जो है वो अपना फूड बनाएगा, सेल्फ मेक करेगा, ऑटोट्रॉप होगा, और ऑटोट्रॉप का जो फूड है वो ये कंज्यूम कर लेंगे, तो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे कि ह्यूमन भी अपना फूड जो है खुद मेक नहीं कर सकते, हमारे बॉडी में फोटोसिंथेसिस जैसी अप्रोच जो अवेलेबल नहीं है, तो इस बेसिस पे हम अपने फूड के लिए प्लांट और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, नाउ हेट्रोट्रॉप्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ फूड दे कंज्यूम। हेट्रोट्रॉप्स को बहुत टाइप में डिवाइड किया जाता है, जिस तरह का वो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं, एग्जाम्पल काउ, गॉट एंड। ठीक है, कार्निवोरस वो दे फीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स लाइक लॉयन, वल्चर एक्सेट्रा। ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, डॉग और ह्यूमन। डेट्रीवोरस फीड ऑन डेट्रियस और डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स, डेड ऑर्गेनिक रिमेन पे लाइव रहते हैं। कौन है इसमें, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। इसके अलावा सेंग्यूवोरस फीड ऑन ब्लड, लीच एंड फीमेल मॉस्किटो एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फ्रिगिवोरस फीड ऑन फ्रूट्स, एग्जाम्पल पैरट। नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस फीड ऑन इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल बैट। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं हेट्रोट्रॉप्स के। ठीक है, स्पेशली आपको तीन ध्यान रखने हैं इसमें, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, ये तीन टाइप इसमें ध्यान रखने हैं। बाकी एक्स्ट्रा कुछ टाइप्स बताए हैं जो बुक में नहीं है बट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग। नाउ फीडिंग के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड किया जाए तो फीडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो तीन टाइप में इनको डिवाइड किया जा सकता है, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक एंड पैरासाइटिक। होलोजोइक वो होते हैं दे इंजेस्ट मोस्टली सॉलिड बट समटाइम लिक्विड फूड, एग्जाम्पल अमीबा, ह्यूमन एक्सेट्रा। ठीक है, तो मोस्टली सॉलिड फूड और समटाइम्स लिक्विड फूड को जो है वो इंजेस्ट करते हैं। अमीबा इसका एग्जाम्पल होगा, और ह्यूमन। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे हम इसके बारे में अबाउट अमीबा। नेक्स्ट आपका है सेप्रोट्रॉपिक, दे एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम्स, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड करते हैं और अपने एंजाइम की हेल्प से उनका न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। और तीसरा है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म्स एक्सेट्रा। मतलब कि पैरासाइट्स वो हैं जो दूसरे यानी कि होस्ट जो है उनका उसकी बॉडी पर रहते हैं और उसकी बॉडी से लगातार जो है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, वो कहलाएंगे पैरासाइट्स। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, हैंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। बिकॉज प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड chlorophyll which can interrupt solar energy which is then converted into chemical energy in the form of food and process is called photosynthesis। ठीक है, इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से ये सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं
और अपना फूड जो है खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई यहाँ पर कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से सब्सटेंस लेंगे एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उनको एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आगे देखें, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखिए, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट्स आर अकर। 3 यहाँ पर स्टेप्स होंगे। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स के अंदर। ये तीनों स्टेप्स आपको याद रखने हैं अच्छे से। पहला स्टेप इसमें है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट है, उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमने एटमॉस्फेयर से जो है यहाँ पर सनलाइट को ऑब्जर्व किया, सन से। उसके अलावा हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑब्जर्व करना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स की हेल्प से ऑब्जर्व की जाएगी, और जो वाटर है उसको रूट्स के थ्रू ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो केमिकल लाइट एनर्जी जो यहाँ पर आई है, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर रहेगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। और तीसरे स्टेप में जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप ध्यान रखने हैं आपको जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं। ठीक है, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, पहली बात तो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि तीनों स्टेप लगातार हो जाएंगे। हो सकता है कि एक स्टेप हो, उसके बाद में थोड़ा गैप के बाद क्या हो, दूसरा स्टेप हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिया है डेजर्ट प्लांट्स का। डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। देखो, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। मतलब कि पूरा दिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और नाइट टाइम में जो है, रात के टाइम में उनमें जो है ये जो बाकी का प्रोसेस है, एनर्जी को कन्वर्ट करना और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करना, तो ये नाइट टाइम में होता है। अब ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है इसका? ठीक है, तो रीज़न ये है कि जो डेजर्ट प्लांट है उनकी लीव्स बहुत ही छोटी होती है, पत्तियाँ बहुत ही छोटी होती है। रीज़न ये है कि अगर लीव्स बड़ी होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, ऐसे में सारा वाटर जो है वो वेपर बन के निकल जाएगा बाहर। तो वाटर को स्टोर करने के लिए, क्योंकि डेजर्ट में वाटर बहुत ही कम होता है और बहुत ही गहराई में मिलता है, तो ऐसे में जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी रूट्स बहुत ही ज़्यादा गहराई तक जाती है वाटर को वहाँ से अब्जॉर्ब करने के लिए। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए जो उनकी लीव्स होती है बहुत ही छोटी होती है। अब अगर लीव्स बहुत ही छोटी है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगेगा, तो वो सारा दिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और नाइट टाइम में जो है वो अपना फूड मेकिंग का प्रोसेस जो है वो करते हैं। स्टेप नंबर 2 और 3 नाइट टाइम में होता है उनमें। ठीक है, अब ये जो है नेक्स्ट टाइम पर रिएक्शन देखिए फोटोसिंथेसिस की, देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो 2 चीज़ ली है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में यूनाइट किया है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और यहाँ पर बनेंगे 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहला बनेगा ग्लूकोज, दूसरा यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, और तीसरा जो है बनेगा वाटर। मतलब कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, यानी एक तरह से ऑक्सीजन मेकिंग प्रोसेस है। इस वजह से भी ग्रीन प्लांट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा देखा आपने एनर्जी के लिए क्या बन रहा है यहाँ पर, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, ये हम बाद में देखेंगे, आगे स्टेप आएगा तब। और इसके अलावा वाटर का फॉर्मेशन होगा। वाटर जितना उनको अपने बॉडी में रिक्वायर्ड है वो रखेंगे, और बाकी वाटर जो है वो लीव्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट of the autotrophic organism
आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस से पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट, मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अगेन भी बात है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंज्यूम किया है यहाँ पे, ठीक है, ये इनपुट से दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एंड कन्वर्ट किया गया है कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट देखिए, carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. They are not used immediately, are stored in the form of starch, which serve as an internal energy reserves to be used as and when required by the plant. अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हुआ है उस कार्बोहाइड्रेट को इमीडिएटली यूज़ नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनता रहता है, उसको बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है, कुछ अमाउंट वो यूज़ भी करते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम अमाउंट जो उसको स्टोर कर लिया जाता है, और जब प्लांट अपना फूड मेक नहीं कर रहा होता है तो उस समय उसको कंज्यूम करता है वापस से, ठीक है। तो एक तरह से स्टोरेज की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट को, और जब रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे उसको इस्तेमाल किया जाता रहेगा। सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन आवर बॉडी, सेम चीज़ हमारी बॉडी के अंदर भी होती है, वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो हम खाना खाते हैं उस खाना खाने के बाद जो बॉडी में एनर्जी बनती है उस एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के अलावा कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा होती है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ही काम हो जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल भी इनको चाहिए होते हैं, ठीक है। वाटर इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये बता ही दिया मैंने आपको वैसे ही कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कैसे होगी कि रूट्स जो हैं उनके थ्रू वाटर को अब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, अर्थ से अब्जॉर्ब करेगा। अदर मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड है वो कौन कौन से हैं, देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। ये अदर जो है वो एलिमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट जिनकी रहती है। इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो कौन सा यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, और it is taken up as organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. Example, rhizobium in leguminous plants. तो नाइट्रोजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लोगे, यानी कि जैसे कोई खाद वगैरह डालते हैं हम लोग प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ से इनको जो है वो ये नाइट्रोजन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में, ठीक है, ये बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट में चेंज करते हैं, जिसको बाद में प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हैं जिनसे जो है वो प्लांट अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जानना इम्पोर्टेंट ये था कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो यहाँ पर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी बचे फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, ये जो है वो आपको सॉइल से मिल जाएंगे, सॉइल से इनकी रिक्वायरमेंट जो पूरी हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट हमने डायग्राम देखा है, यहाँ पे बुक में डायग्राम दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव का। हियर यू विल नोटिस सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। देखिए यहाँ पे कुछ ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर बना हुआ है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं। ये ग्रीन डॉट्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो है इसका एक कलर ग्रीन क्यों है, ये कलर ग्रीन जो है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ग्रीन डॉट्स इसके अंदर है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है लीव का। इसके जो पार्ट देखें तो ऊपर की लेयर होती है वैक्सी क्यूटिकल, और उसके बाद में अपर एपिडर्मिस, नीचे की लेयर्स में क्लोरोप्लास्ट होगा, और इनके बीच में जो है वो एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लीव्स हैं उनमें आपको गार्ड सेल देखने को मिलते हैं, और ये नीचे वाला पार्ट जो है वो लोअर
एपिडर्मिस हो जाएगा। ठीक है, अब जो लीव्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक लीव है, तो इस लीव में बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू जो है वो एयर यहाँ पे क्या होती है, अंदर जाएगी। जैसे कि मैं बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना या बाहर निकालना है, गैसेस को या वाटर को, ये सारा काम जो है वो लीव्स के थ्रू होता है। तो उसके लिए यहाँ पर जो पोर्स होते हैं, ये पोर्स जो वो स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक आया है कि क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्लोरोफिल जो है उसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है? पहली बात तो क्लोरोफिल जो है बहुत ही असेंशियल पार्ट है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, और बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। ये पता कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो एक्टिविटी है बुक के अंदर, अगर करोगे आप तो एक्टिविटी नंबर 1 बुक में दे रखी है। इसके स्टेप्स देखिए। टेक अ पॉटेड प्लांट with variegated leaves, for example money plant or crotons. Keep the plant in dark room for 3 days so that all the starch gets used up. देखिए, जब भी कोई प्लांट फूड मेकिंग प्रोसेस करता है या फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? लीव से। लीव से क्यों होता है? क्योंकि लीव में क्या होता है, हमने बात की थी, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो लीव्स है वो स्टार्च का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और स्टार्च जो है वो एक फॉर्म है ग्लूकोज की। ठीक है, तो 3 दिन तक अगर हम प्लांट को डार्क रूम में रखते हैं, तो जितना भी स्टार्च फॉर्म किया था उसने उससे पहले, वो सारा स्टार्च क्या हो जाएगा, उसका कंज्यूम हो जाएगा। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट अबाउट 6 आवर्स। 6 घंटे उसको रखना है कहाँ पर? सनलाइट के अंदर। प्लग द लीव फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस दैम ऑन शीट ऑफ पेपर। तो जो प्लांट है, जो फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं आप इसके अंदर, ठीक है, तो जब उसको आप 6 घंटे धूप में रखोगे तो कुछ पैचेस आपको डार्क ग्रीन दिखाई देंगे। ठीक है, उन डार्क ग्रीन पैचेस को आपको क्या करना है? मार्क करना है। मार्क करने के बाद में उस लीव को जो है बॉइलिंग वाटर में रखना है थोड़े टाइम तक, और बाद में उसको अल्कोहल में क्या करना है, आपको पुट कर देना है, एक बीकर में डालना है जिसमें अल्कोहल हो। ठीक है, तो पहले उसको लीव को प्लग किया हमने 6 घंटे बाद, 6 घंटे धूप में रखा, फिर लीव को तोड़ के हमने उसको क्या किया, बॉइलिंग वाटर में डाला, फिर उसके बाद में हमने उसको अल्कोहल के बीकर में पुट किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, केयरफुली प्लेस द अबो बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। फिर से गर्म करना है जब तक अल्कोहल बॉयल ना हो जाए। यू विल सी द ग्रीन पैचेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब जब आप देखोगे इसको बॉयल करने के बाद, जो आपने ग्रीन पैचेस मार्क किए थे वो और भी डार्क हो जाएंगे। ठीक है, ये ग्रीन पैचेस जो है वो डार्क होना या ग्रीन पैचेस शो होना, ये एक तरह से स्टार्च की प्रेजेंस हो सकती है, ये शो करता है। ठीक है, नाउ डिप द लीव इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब कुछ मिनट के लिए उसको आप जो है वो आयोडीन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें उसको इमर्स कर दो, डाल दो उसके अंदर। जैसे ही आप उसको आयोडीन में पुट करेंगे तो जो जो ग्रीन पैचेस थे वो सारे ग्रीन पैचेस जो है वो ब्लू कलर के हो जाएंगे, ब्लू या वॉलेट कलर का शो होगा, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ब्लू कलर के पैचेस यहाँ बन जाएंगे, जैसे बने हुए हैं पैचेस यहाँ पर। ठीक है, तो ये ब्लू पैचेस बनना ये कंफर्म करता है कि ये स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जब हमने लीव्स को धूप में रखा तो ग्रीन लीव्स जो थे उनमें क्लोरोफिल की वजह से स्टार्च का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। तो इससे ये प्रूव होता है कि क्लोरोफिल जो है वो बहुत ही असेंशियल एलिमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है बुक में आपको दे रखी है, मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप रीड करना और क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट टाइम पार्ट आएगा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स present on the surface of leaves. Massive amount of gases exchange take place in the leaves through these pores of the purpose of photosynthesis. तो बताया था मैंने आपको कि लीव्स में क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं। तो ये टाइनी पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा का मेन जो काम यहाँ पर रहता है वो होता है गैसियस एक्सचेंज का काम करना। ठीक है, डायग्राम देखिए। अब यहाँ ये डायग्राम देखिए, आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्टोमेटा का यहाँ पे। ठीक है, जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें ये ओपन है। ठीक है, O4 यहाँ पर ओपन, और ये इस डायग्राम में यहाँ पर क्लोज है, C4 क्लोज। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो इसमें ऊपर की तरफ जो है वो गार्ड सेल्स हैं। जो टॉप पोर्शन होता है इसका ये वाला, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो गार्ड सेल्स कहलाते हैं। सेंट्रल पार्ट जो स्टोमेटल पोर
और फिर इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है, फिर ग्रीन कलर के डॉट्स जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। अब काम क्या है इसका, गैसियस एक्सचेंज, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है यहाँ पे वो इन लीव्स के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। But it is important to note that here the exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज जो है वो स्टेम्स, रूट्स और लीव्स इन तीनों के कंबाइंड प्रोसेस की हेल्प से यहाँ पर होगा। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है तो ये पोर्स ओपन हो जाएंगे और गैसेस अंदर आ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो ये क्लोज हो जाएंगे, उस केस में जो है ये बंद हो जाएगा और गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट जो है वो इन पोर्स को ओपन और क्लोज करता रहता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। इसका खुलना और बंद होना जो प्रोसेस है इसको गार्ड सेल्स मेंटेन करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब वाटर का प्रेशर बढ़ेगा तो जो गार्ड सेल्स है वो फूल जाएंगे। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए स्टार्टिंग में क्लोज है, जब वाटर का प्रेशर होगा तो प्रेशर से ये गार्ड सेल्स यहाँ पर फूल जाएंगे और फूलने के बाद वापस यहाँ पर पोर को ओपन कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक। और जब गार्ड सेल श्रिंक होंगे तो पोर क्या हो जाएगा, वापस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम में देख रहे हैं आप यहाँ पर, जैसे डायग्राम के अंदर जैसे ही वाटर यहाँ पर फ्लो होगा तो वाटर की फ्लो की वजह से जो गार्ड सेल्स है यहाँ पर स्वेलिंग होगी, इनमें फूल जाएंगे ये। और जैसे ये फूलेंगे तो जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। पोर्स के ओपन होने के बाद में यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर जब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो वाटर को वापस यहाँ से जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा और वाटर निकलते ही जो ये गार्ड सेल्स हैं ये फिर से श्रिंक हो जाएंगे। जैसे ही श्रिंक होंगे तो इसका जो डोर है या जो पोर्स हैं ये बंद हो जाएंगे और अब गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो प्लांट जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से गैसेस एक्सचेंज को मेंटेन करता है, गार्ड सेल्स को स्वेल करके या श्रिंक करके, ओके। अब ये पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे अब कुछ एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 6.2 ये आपको करनी है। उसमें क्वेश्चन है डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है, ठीक है। इसके आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।